खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन की सियासत से। आम इंतखाबात से कबल यूपीए हुकूमत ने तालीम और रोजगार में पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मरकजी हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने उसी ड्राफ्ट को रखा जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत है या फिर वाकई कांग्रेस मुसलमानों के तई संजीदा है। इसके अलावा हम बात करेंगे अफगान तालिबान के बारे में भी। अफगान तालिबान के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और जिस बातचीत की उम्मीद थी कि करज़ई हुकूमत और अमेरिका के साथ बातचीत के बाद अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, उसमें रखना पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान दो फाड़ हो गया है और उसमें ही इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार असद रजा साहब और मुस्लिम दानिश्वर जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और पटना से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर एजाज साहब भी। आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया। और दरमियान में अफगानिस्तान के उमूर पर बातचीत के लिए जो तालिबान के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता उमूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आम इंतखाबात से कबल यूपीए हुकूमत एक बार फिर अक़लियतों के तई संजीदा दिखने लगी है। यूपीए सरकार ने 7 साल बाद सच्चर कमेटी की बड़ी सिफारिश इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को मंजूरी दे दी है, जबकि तालीम और रोजगार में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पेश है एक रिपोर्ट। अक़लियतों के खिसकते वोट ने मरकजी हुकूमत की परेशानी बढ़ा दी है। आम इंतखाबात से चंद दिन कबल इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को मंजूरी देकर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। साथ ही तालीम और नौकरियों में मुस्लिमों को 4.5% रिजर्वेशन देने के अपने 3 साल पुराने वायदे को लेकर मरकज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मरकजी हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने उसी ड्राफ्ट को रखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से अर्जी को नए सिरे से लिखने के लिए कहा है। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि यूपीए हुकूमत जब तक नए हकायक के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, रिजर्वेशन के बाद सियासत से ज्यादा कुछ नहीं। मुस्लिम है वो, यदि उनको आप एविडेंस पे प्रूव कर सको कि भाई बाय एंड लार्ज इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, तो उनको ये बैकवर्ड में से कुछ परसेंटेज उनको दे दो। तो यदि सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होते हैं ऑन फैक्ट्स तो वो कर सकते हैं, तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रवायती मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का खतरा है। असेंबली इंतखाबात में सुपड़ा साफ कर चुकी कांग्रेस नरेंद्र मोदी के मुतबादिल के तौर पर कहीं नजर नहीं आ रही। बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाए या जदयू के साथ, इसको लेकर कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी पर हमला करके अक़लियतों के वोट बैंक को मजबूत कर रही है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना मुद्दे से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। ऐसे में कांग्रेस पुराने मुद्दे को उठाकर रिवायती वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यूपीए हुकूमत की कारकर्दगी से मुसलमान नाराज हैं। वजीर आजम और सोनिया गांधी के सामने पहली बार अक़लियतों ने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिसमें ज्यादातर मांगे सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू न होने को लेकर थी। ऐसे में यूपीए की नई कोशिश कितना कारगर साबित होगी, ये तो इंतखाबात के नतीजे बताएंगे। आलमी समय के लिए दिल्ली से ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट। पसमानदा मुसलमानों के लिए 4.5% रिजर्वेशन पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्तलिफ सियासी लीडरों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुसलमानों की जो दलित मुसलमान हैं और दलित ईसाई हैं, उनके लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सच्चर कमेटी ने कहा है कि उनको शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी और दर्जा मिलना चाहिए। वो सरकार नहीं कर रही है। उसने कहा है कि दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ये नहीं करके, और उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक
PIL फाइल है वो उसकी सुनवाई शुरू होनी है और उसमें अटॉर्नी जनरल से, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने आर्टिकल 341 पर जो रिलीजियस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उस नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो कानूनी बात है, अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है, उसका देखा जाए क्या हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी ये चुनाव का समय है और जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां हर चीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ये मौका अभी नहीं है इसका। दोनों मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, असदुल्लाह साहब और प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, और फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर एजाज साहब। डॉक्टर एजाज साहब, आपने बहुत काम किया है जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए, क्या कहेंगे जिस तरह से मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वही पुराना ड्राफ्ट लेकर पहुंची जिस पर जज साहब ने काफी खरी खोटी भी सुनाई कि पहले ड्राफ्ट चेंज करके आए तब इसे मंजूर करने के बारे में सोचा जा सकता है, ड्राफ्ट में तब्दीली जरूर होनी चाहिए, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सियासत है इसमें कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो मुसलमानों को कुछ देने के बहाने ये कह दिया जाए कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट गए? देखिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन के नाम पर देने का तो खास सवाल ही नहीं उठता है इनका। ये तो जब चुनाव का वक्त आता है तो इसी तरह का मामला उठाएंगे और ये समझते हैं कि मुसलमान को धोखा देकर फिर एक बार हम उसका वोट हासिल कर लें। जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले इन्होंने 4.5% का मसला छेड़ा था और उसमें ये मुंह खा गए। बहरहाल कांग्रेस से रिजर्वेशन की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, ये कांग्रेस देना नहीं चाहती। ये तो इन्होंने तो 1950 में जो मजहबी कैद लगाया है दफा 341 पर, इसके जरिए इन्होंने आरक्षण छीना है, देने का सवाल कहाँ उठता है? और इतने दिनों से ये मसला हम लोग उठा रहे हैं कि हमको कुछ आप मत दीजिए, सिर्फ दफा 341 पर से मजहबी कैद हटा दीजिए कि जो हमारे दलित मुसलमान हैं, हम पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं कि जो दलित मुसलमान हैं उनको फिर से शेड्यूल खास का दर्जा दे दिया जाए, जो 1936 में अंग्रेजों ने दूसरे दलितों के साथ दिया था। जी तो इसका तो रिजर्वेशन जी, यानी मजबूरी तौर पर आपका ये कहना है कि जो दलितों को, जो मुसलमान दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है या मुसलमानों को जो रिजर्वेशन है वो भी मजहब की बुनियाद पर ही नहीं मिल रहा है। अख्तरुल वासी साहब से जाना चाहेंगे, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? एक तो मरकजी हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, ओबीसी के अंदर जो रिजर्वेशन है मुसलमानों का 4.5%, उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट गई है और वही पुराना ड्राफ्ट लेकर गई, और जो डॉक्टर एजाज साहब बता रहे हैं उस तनाजुर में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में उसी ड्राफ्ट के साथ जाना जिसको अदालत उज़्मा पहले मुस्तरद कर चुकी है। जी। वो बहुत गलत बात है और एक तरह से खुला हुआ सरीहन धोखा है। दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए, रिजर्वेशन का सारा कारोबार इस मुल्क में मजहब के नाम पर ही हो रहा है। जी। ये मुसलमानों को और ईसाइयों को मजहब की बुनियाद पर जो रोकने की कोशिश है वो भी असल में एक तरह से बददियांती पर मुनहसर है। जी। आप गौर फरमाइए कि एक शख्स जो है जब तक हिंदू रहता है, सिख रहता है, न्यो बुद्धिस्ट रहता है, उस वक्त तक वो रिजर्वेशन का इस्तेहकाक रखता है। जी। लेकिन जैसे ही वो ईसाई हो जाता है वो उससे महरूम कर दिया जाता है। जबकि उसने अपना मजहब बदला होता है, जात नहीं बदली होती है। जी। तो ये जो कारोबार पूरा हो रहा है ये मजहब के नाम पर हो रहा है और ये जो मुसलमानों को और ईसाइयों को इससे महरूम रखा जा रहा है ये भी मेरे नजदीक एक तरह से गैर अखलाकी, गैर कानूनी और बुनियादी तौर पर जो है सरीहन नाइंसाफी पर मबनी। लेकिन इसके लिए आवाज तो उठती रहे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की रिजर्वेशन, इस पर ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठी कि रिजर्वेशन असल मजहब की बुनियाद पर ही दिए जा रहे हैं, तो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को देने में क्या दिक्कत है? आखिर इसमें इसके लिए इस तरह मुसलमान जो लीडरान है वो आवाज क्यों नहीं उठाते और शिद्दत के साथ आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, देखिए, उसकी वजह साफ बात है कि मुसलमानों की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो असल में उसने कहीं न कहीं उससे गफलत का मुजाहरा हुआ है
اور اس کی غفلت کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں جن کو مل سکتا تھا ان کو بھی نہیں مل پایا. جی جی. کوئی چیز ایک دم نہیں ملتی اور ایک ساتھ نہیں ملتی ہے. جی. سوال یہ ہے کہ جب سچر بنا، وہ جب منڈل آیا تو منڈل کے تحت جو 27.5% ریزرویشن ہے اس کے اندر مسلمان جو ذاتیں شامل تھیں، جی جی. اگر ان کو جیسا کہ سیتا رام کیسری جی نے بحیثیت اس ملک کے وزیر کے کہا تھا کہ ان کو 7.5%، 8% علیحدہ کر دیا جائے، تو ہماری لیڈرشپ نے اس کو کہا کہ نہیں صاحب، مسلمانوں میں ذات پات نہیں ہوتی ہے، جی جی، بلکہ سب کو ٹوٹل 10% دے دیا جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چیزیں اور ہمارے یہ رویے بیوروکریسی کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور سیاسی قیادتوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز پیش کرے اور آپ اس پر اعتراض کر دیں یا آپ اس کے اوپر ایک طرح سے رخنا ڈال دیں تو وہ فوراً اس کا فائدہ اٹھا کے آپ نے وجہ فرمایا کہ مسلم قیادت نے ہی نقصان اس کو لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب کیا کہیں گے؟ مسلم قیادت نے ہی نقصان پہنچایا ہے اور مسلم قیادت جو ہے اس شدت سے آواز نہیں اٹھا پاتی کیونکہ ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر ہی دیا جا رہا ہے. جیسا کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے کہا کہ جب تک ایک دلت جو ہے وہ ہندو ہے، نیو بودھسٹ ہے یا سکھ ہے، تب تک وہ ریزرویشن کا حقدار ہے، اور جیسے ہی اس نے مذہب تبدیل کیا، کرسچن یا مسلمان ہوا، تو اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے. اس کو لے کر شدت سے آواز کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ تو بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں لوگ کے ساتھ ایک میں دلت جب تک ہندو ہے یا سکھ ہے یا بدھسٹ تب تک ملتا ہے، یہ یا اسلام کے دائرے میں چلا جاتا ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس بات کو کہنے سے بہتر ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ریزرویشن کی شروعات جو دلتوں کی ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی اور بعد میں اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ریزرویشن کی شروعات نیشنل پیمانے پر 1936 میں انگریزوں نے کیا تھا. ڈاکٹر امبیڈکر کے پہل پر ضرور کیا گیا تھا، لیکن ڈیپسٹ کاسٹ کر کے جو ریزرویشن دیا گیا وہی ریزرویشن آج شیڈول کاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت جو لسٹ تیار ہوئی تھی اس میں برادریوں کا نام تذکرہ کیا گیا تھا پیشے کی بنیاد پر، اور پیشے کی بنیاد پر چونکہ مسلمانوں میں بھی وہ طبقے ہیں اس لیے ان کا بھی حق ہو گیا تھا. اور اس کا فائدہ مہاراشٹر میں خاص کر کے لوگ اٹھا رہے تھے کیونکہ ریزرویشن کی تحریک امبیڈکر صاحب نے مہاراشٹر سے ہی شروع کیا تھا. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی مذہب بدل دینے کے بعد کیوں نہیں ملتا ہے، مذہب میں رہتے ہوئے نہیں مل رہا ہے. یہ دقت اس بات کا ہے. اگر اس وقت جو لسٹ تیار کی گئی 1936 ملک کو آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی بہت سارے ایسے سوشل گروپ جن کو برادریاں لیکن موجودہ جی ڈاکٹر اعجاز صاحب، موجودہ دور میں آخر یہ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ کیونکہ موجودہ دور کی ضرورتیں اور موجودہ دور کے حالات الگ ہیں. یہاں پر واضح طور پر تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کے احساسات ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر ہی انہیں الگ بھی کیا جا رہا ہے ریزرویشن سے. یہ بات صحیح ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ان کو ریزرویشن سے باہر کیا گیا 1950 میں، اور آج جب کسی طرح کی ریزرویشن دینے کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں آڑا یہی لایا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دے سکتے ہیں. سمویدھان کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ 1941 سے جو مذہبی قیادت لگا کے مسلمانوں کے طبقے کو لیکن آئین میں پروویژن ہے کہ مذہب کی، لیکن آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. آپ فون لائن پر بنے رہیے. اسد رضا صاحب سے جانتے ہیں. اسد رضا صاحب، آئین میں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اتنی ترمیمات ہوئی ہیں آئین میں، اگر حالات اور وقت یہ بتاتے ہیں کہ اور کچھ ضرورت ہے تو آئین میں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ نیت پر منحصر ہے. جب سرکار کی نیتی خراب ہے اور وہ دینا ہی نہیں چاہتی ریزرویشن تو وہ پھر اس طرح کی ڈرافٹ، جیسے پرانا ڈرافٹ دے دیا جو رد کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، اب بھی رد کیا جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شواہد اور ثبوت پیش کیے جاتے. رنگا ناتھن مشرا کی سفارشات ہیں یا سچر کمیٹی کی سفارشات ہیں، ان کی روشنی میں جو تحقیقات کی گئی ہے وہ سب پیش کرنا چاہیے تھا سرکار کو. لیکن سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ ریزرویشن نہیں دینا چاہتی، تو اس لیے پرانا ہی ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس سے ظاہر سی بات ہے وہ رد کر دیا جائے گا، تو اس میں نئی چیزیں شامل کی جانی چاہیے تھی، وہ نہیں کی گئیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید سپریم کورٹ
میں یہ منظور نہ ہو. یعنی سرکار کی نیت پر تمام لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. پروفیسر افضل الواسع صاحب، ترمیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ترمیم کے بغیر ہی جو اگر ہم یہ کہیں کہ ترمیم کے بغیر جو موجودہ حالت میں جو ریزرویشن مل رہا ہے دلتوں کو، یا وہ بھی تو مذہب کی بنیاد پر ہی مل رہا ہے، تو ویسے میں ترمیم کی گنجائش ہے تو ترمیم کیوں نہ کر دی جائے کہ جو جس کو جتنی ضرورت ہے، چاہے وہ خواہ وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کو ریزرویشن دیا جائے. نہیں، دیکھیے، بالکل میری ایک رائے ہے کہ مذہب کی یہ ریزرویشن کا کاروبار جو ہے وہ ختم تو اب نہیں ہو سکتا. جن کو ملنا شروع ہو گیا ہے ان طبقات سے آپ واپس نہیں لے سکتے، بلکہ ان میں روزانہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. ایک گروپ کو لے رہے ہیں، کئی دوسرے گروپ کو لے رہے ہیں. ایک نئی بندر بانٹوی ہوئی ہے ریزرویشن کے نام پر کہ گجرات کے اندر جو ہیں وہ راجپوت جو ہے بیکورڈ ہو گئے، اور راجستھان کے اندر پٹیل جو ہے وہ بیکورڈ ہو گئے، بہار کے اندر بنیے بیکورڈ ہو گئے، سکم کے اندر برہمن بیکورڈ ہو گئے. تو اور آہستہ آہستہ آپ جاٹوں کو اور گوجروں کو بھی آپ لے رہے ہیں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جن لوگوں کی آبادی کا جو تناسب ہے اس اعتبار سے آپ مساوی طور پر ریزرویشن کی پالیسی بنا دیں، اور ان کے اندر وہ لوگ، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو ریزرویشن جنہیں مل جائے، اور ریزرویشن ملنے کے بعد ایک دفعہ جس خاندان میں ایک شخص کو آپ فرسٹ کلاس گزیٹڈ آفیسر کے منصب تک ریزرویشن کے ذریعے پہنچا دیں، اس کو پھر آئندہ کے لیے وہ سہولت نہیں ملنی چاہیے. یعنی وہ کریمی لیئر میں آ جائے. وہ بالکل ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ دوسروں کو ملے. کیونکہ ایک کام اور ہوا ہے کہ شوشن اور استحصال صرف ریزرویشن کے باہر ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو ریزرویشن جنہیں ملا ہے ان کے یہاں بھی خود ایک کوکس بن گیا ہے جو کہ اپنے آپس میں ہی کہ ہمیں ریزرویشن کی آپ نے مناسب بات کہی پروفیسر افضل الواسع صاحب کہ جس کا جتنا تناسب ہے آبادی کا اس مطابق ریزرویشن طے کر دیا جائے، کیونکہ ریزرویشن عملی طور پر ملک سے ختم ہونا اب ممکن نہیں لگتا. اس لیے اور اس کے لیے کچھ شرائط جو انہوں نے کہی پروفیسر افضل الواسع صاحب نے وہ لگا دی جائیں اور ریزرویشن اسی بنیاد پر دے دیا جائے. چونکہ وقت کی تنگی ہے، پروفیسر افضل الواسع صاحب کا ہم یہاں پر شکریہ ادا کریں گے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر اعجاز صاحب، آپ کا بھی فون لائن کے ذریعے پٹنہ سے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ بھائی، شکریہ. اسد رضا صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو حالات حاضرہ میں بات کریں گے کہ افغانستان میں جو امید تھی کہ طالبان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھے گی اور جو امن ہے وہ قائم ہوگا، لیکن طالبان کے اندر ہی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اب بات چیت جس کی امید تھی وہ ڈیریل ہو گئی ہے. اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں دہلی سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ پاکستان اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر راحت حسن صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں. راجیو آواس یوجنا کے انترگت سلم واچیوں کو ملے گا اپنا گھر، اپنی زمین پر اپنا گھر اور مالکانہ حق. ارے چھوڑو، یہ سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا. یہ دیکھو، ارے واہ، اب جئیں گے سمان سے، جئیں گے شان سے، راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے. اپنا بھی گھر ہوگا، اپنی عزت ہوگی، شہر میں ہی اپنا پتا ہوگا. بھارت سرکار، راجیہ سرکار ایوं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास. राजीव आवास योजना, सबको हक, सबका सम्मान. انہیں کون نہیں جانتا، ایک ٹانگے والا کیسے بنا مسالوں کا شہنشاہ. کتاب VPP دوارا منگوائیں. آج ہی فون کریں، ای میل کریں یا SMS کریں. ونس اپون اے ٹائم دوبارہ سنائی گئی، ریس بھی دوبارہ دوڑی گئی، کرش بھی دوبارہ اڑا. In short, the two and only Ritesh and Abhishek آ رہے ہیں دوبارہ. لکس کوزی زی سنے ایوارڈز 2014 پاورڈ بائی واٹیکا آلیو ہیئر آئل اور کاربن سمارٹ S5 پلس 23 فروری رویوار رات 8 بجے صرف زی انمول پر. سلام میم صاحب. وعلیکم. تم اتنی جلدی؟ ہاں دیدی. اور یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے ثنا.
आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है। पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षित हो, बच्चों का सपना लक्ष्य करो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 पावर्ड बाय वाटिका ऑलिव हेयर ऑयल और कार्बन स्मार्ट SY प्लस 23 फरवरी रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार SMS के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल। SMS से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। SMS ओपिनियन पोल के लिए हमारा नवा सवाल है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए आपकी पसंद कौन है? A. राहुल गांधी, B. नरेंद्र मोदी या C. अरविंद केजरीवाल। हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें AAM स्पेस ABC। टाइप करके भेज दें 59090 पर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी। बहुएं कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, घर में हुकुम बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तर्जकार जनाब असद रजा साहब, और हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में अफगानिस्तान के हालात की और वहां जो तालिबान के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, उससे जो अमन मुज़ाकरात डिरेल हुई है, उसके तमाम पहलुओं पर, और उस पर गुफ्तगू के लिए दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं अफगान और पाक उमूर के माहिर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता डॉक्टर राहत हसन साहब। डॉक्टर राहत हसन साहब, आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान में करजई हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत के आगे बढ़ने और वहां कशीदगी कम होने की जो देरीना उम्मीद रही है, वो फिलहाल कम होती नजर आ रही है। अब तालिबान के अंदर ही मुज़ाकरात को लेकर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, जिसका असर अमन कोशिशों पर पड़ना लाजमी है। पेश है एक रिपोर्ट। तालिबान हुकूमत में वजीर रहे और मुल्ला उमर के बेहद करीबी माने जाने वाले मोतसिम आगा जान कई रोज से अफगान अमन कौंसिल से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने अब आकर साफ किया है कि उनका इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आगा जान की ये बातचीत तालिबान की पॉलिसी के एकदम बरखिलाफ है। तालिबान पहले अमेरिका के साथ कुछ मसाइल हल करना चाहते हैं। उनके मुतालबात में अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों की वापसी, अमेरिका की कैद से उनके साथियों की रिहाई, अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से उनके रहनुमाओं के नामों का इखराज और कतर के दफ्तर को तस्लीम किया जाना शामिल है। लेकिन आगा जान अमेरिका के बजाय पहले अफगानियों से बात कर रहे हैं।
करज़ई हुकूमत आगा जान के साथ मुज़ाकरात का खैर मकदम कर रही है, लेकिन तालिबान ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि उनकी तंजीम का सियासी दफ्तर कतर में है, लिहाजा बातचीत वहीं से होनी चाहिए। ये पहला मौका है जब तालिबान के अहम रहनुमा ने कतर अमन कोशिशों के मुतवाजी अमन मिशन शुरू किया है और काबुल ने भी अपना वफ्द रवाना कर दिया। दूसरी जानिब मोतसिम आगा जान से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें मुल्ला उमर की हिमायत हासिल है, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि मुल्ला उमर ने कभी उनकी मुखालिफत नहीं की। मोतसिम आगा 2010 में कराची में एक हमले के दौरान जख्मी हो गए थे। बाद में वो इलाज के लिए तुर्की चले गए। वहीं से उन्होंने अपनी अमन कोशिशों का आगाज किया। दुबई में मुनक्किदा हालिया इजलास में तालिबान के साबिक 7 वज़रा, 4 सिफारतकार और कई अहम कमांडर शामिल हुए थे। दूसरी जानिब ऐसी भी खबरें हैं कि कैदियों के तबादले के लिए तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में असद रज़ा साहब हैं और दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर राहत हसन साहब। डॉक्टर राहत हसन साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से अफगानिस्तान में जो उम्मीद जगी थी कि अमन वहां बहाल होगा, चूंकि अमेरिका की फौज भी वापस जाने वाली है, हालांकि उन्होंने वापस नहीं जाने के तमाम हीले बहाने तलाश लिए हैं और करज़ई हुकूमत के साथ तालिबान की जो बातचीत की उम्मीद थी वो अब डिरेल होती नजर आई, क्योंकि तालिबान के दरमियान ही जबरदस्त इख्तलाफात सामने खुलकर सामने आ गए हैं और जो कतर दफ्तर की बात हो रही है, अब वो बातचीत वहां के बजाय अब दुबई में शुरू हो गई है, दूसरे धड़े के जरिए और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के जरिए। इसमें जो अभी अमेरिकन फौजेस जो फोर्सेज है वहाँ नाटो फोर्सेज कितना रहेंगे नहीं रहेंगे ये अलग इश्यूज है। जो इश्यूज तालिबान एज ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें हालिया दिनों में काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, खासतौर से इसके लीडरशिप में। जो यंग लीडरशिप है वो रिप्लेस करना चाह रहा है ओल्ड जनरेशन के लीडरशिप को, जिसका काफी एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों के मामले में। तो जो भी हालात अब तक जो सीनियर लीडरशिप ने देखा है, उस बुनियाद पे उन्होंने ये समझ लिया है कि जो लड़ाई से और इससे जो है बात हल नहीं हो सकती। तो वो जो ओल्ड जनरेशन लीडरशिप है वो जो है मुज़ाकरात के फेवर में हमेशा से अभी हालिया दिनों में रहे हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन के लीडरशिप्स हैं जिनका एक्सपीरियंस कम रहा है, वो चाहते हैं कि जो एंगेजमेंट हो वो डायलॉग के प्रोसेस पे ना हो, बल्कि हम लोग जो फाइटिंग है और जो अपने डिमांड्स है उसको पहले पूरा करें। जो अमेरिकन के साथ जो डिमांड्स है या जो गवर्नमेंट कर रहे जी, यानी जो ओल्डर जनरेशन है या और पुराने लोग और नए लोगों, नए खून और पुराने खून का ये जो ये कहें कि इख्तलाफ है वो सामने आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां के अमन मुज़ाकरात में। आप फोन लाइन पर बने रही। असद रज़ा साहब, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर राहत हसन साहब का कहना है कि जो इख्तलाफात तालिबान के दरमियान हो गए हैं और जिससे बातचीत डिरेल होने की उम्मीद का खदशा पैदा हो गया है, वो वजह ये है। देखिए, अगर तालिबान को मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार करना है तो उन्हें पहले तो मुत्तहिद होना होगा। अगर वो इसी तरह बिखरे रहे, दो धड़ों में बटे रहे, तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हो जाएंगे। लिहाजा पहली बात तो यह है कि चाहे नई नस्ल के तालिबान हो या पुरानी नस्ल के तालिबान, उनमें आपस में इत्तेहाद पैदा करके और किसी भी मतलब तजावीज़ पर उन्हें जो तजावीज़ हैं उन्हें पेश करना चाहिए और उस पर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो उनकी बात यानी इत्तेहाद जरूरी है। तभी डॉक्टर राहत हसन साहब, क्या ये मुमकिन है जिस ओल्डर और यंगर जनरेशन की बात आप कर रहे हैं कि उनमें जो इख्तलाफात है और उनके जो देखने का नजरिया है या जो सोचने का तरीका है वो अलग है, इस वजह से इख्तलाफात है? क्या कुछ ऐसा मुमकिन लगता है कि वो एक पॉइंट पर आए और बातचीत फिर से शुरू हो? नहीं, मुमकिन है। अगर जो ओल्डर जनरेशन के जो वो तालिबान के मेंबर्स हैं उनकी बात अभी भी चलती है, लेकिन इख्तलाफात हैं। लेकिन जो इश्यूज हैं वो असल जो इश्यूज पे भी एग्रीमेंट होना पूरे तालिबान ऑर्गेनाइजेशन को होना जरूरी है। जैसे कुछ जो डिमांड्स है, कुछ लेजिटिमेट डिमांड्स भी इनके हैं, जो रेसिस्टेंस है, तो वो डायलॉग प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है ये पूरे जितने भी लोग हैं तालिबान। एक सवाल यहां पर कुछ माहिरीन की राय है डॉक्टर राहत हसन साहब कि ये जो तालिबान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं से इसका फायदा अमेरिका को भी हो रहा है और ये डिफरेंसेस पैदा भी किए गए हैं। क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में अमेरिका को की मौजूदगी, अपनी मौजूदगी बरकरार रखने का एक और बहाना मिल जाएगा कि चूंकि पूरा खित्ता, पूरा मुल्क डिस्टर्ब है, इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी है? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर डिस्टर्बेंस जितना भी रहेगा तो एक लेजिटिमेसी तो अमेरिकन या फॉरेन ट्रूप्स को तो है ही कि वहाँ वो बेसेस बनाना
बनाए रखे। जो 5 बेसेस अमेरिकन के है उसमें से तो पूरा कम्प्लीटली जो ट्रूप्स विड्रॉल तो मुमकिन भी नहीं है और अमेरिकन करने भी नहीं जा रहे हैं, और करते हुकूमत जो या उसके आने वाले जो हुकूमत होंगे वो भी नहीं चाहेंगे कि पूरे ट्रूप्स वहां से वापस हों। उसको ग्राउंड बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि अमेरिकन के फेवर में जा रहा है कि अगर इख्तलाफात होते रहे, जो पीस प्रोसेस है वो ड्रेल होते जाए जी, यानी इख्तलाफात को जी यकीनन इसका फायदा अमेरिका को भी होगा और तालिबान को भी यह समझने की जरूरत है और अब करज़ई हुकूमत को भी यह समझने की जरूरत है, और अवाम का कहीं ना कहीं से अगर अफगानिस्तान के अवाम का प्रेशर रहा तो मुमकिन है कि तालिबान के जो 2 धड़े हैं, जो जिस यंगर और ओल्डर जनरेशन की बात डॉक्टर राहत हसन साहब कर रहे हैं, उसमें इत्तेहाद हो और बातचीत शुरू हो, और जिस जगह बातचीत की बात हो रही है शायद वो भी आगे बढ़े। डॉक्टर राहत हसन साहब, वक्त की तंगी है, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद रजा साहब, मुख्तसरन क्या आपको लगता है, क्या वाकई ये मुमकिन, क्योंकि इसमें साजिशों की भी बू आ रही है, कई माहिरीन की यह राय है कि अमेरिका को इससे फायदा है कि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बरकरार रखे, इसलिए तालिबान से जो बातचीत की उम्मीद थी उसमें भी एक डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए। देखिए, ये तो अमेरिका की और बरतानिया की और यूरोपीय ममालिक की हमेशा से साजिश रही है कि वो लोगों को बांटें। इसी तरह से तालिबान को फिलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अब तालिबान को तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि तालिबान के जो भी 2 ग्रुप हैं उन्हें चाहिए कि वो एतदाल का रास्ता अपनाएं, क्योंकि इस्लाम भी एतदाल का ही मजहब है, और अगर एतदाल उन्होंने अपनाया और इत्तेहाद का मुजाहरा किया तो जो दुश्मनों की साजिशें हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाएंगी और कोई हल जो खून खराबा हो रहा है अफगानिस्तान में। आपने दुरुस्त फरमाया कि एतदाल का रास्ता अपनाने की जरूरत है तालिबान को भी, और इत्तेहाद की जरूरत है। एतदाल की बात समझ में आती है, लेकिन इत्तेहाद इतनी आसानी से हो जाएगा जिस तरह के इख्तलाफात सामने आए हैं तालिबान के धड़ों के दरमियान, और उससे बातचीत मुतासिर हो रही है, वो डिरेल हो गई है, और अमन की जो उम्मीद जगी थी अफगानिस्तान में वो भी कहीं ना कहीं से असरअंदाज होती नजर आ रही है। लेकिन तो इत्तेहाद बहुत मुश्किल लगता है, और यकीनन इत्तेहाद मुश्किल है तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा कि वह अफगानिस्तान में किसी न किसी तौर पर 2014 के बाद भी मौजूद रहे। हालांकि 2014 में वादा किया अमेरिका ने कि वो अपनी फौज को वापस बुला लेगा। ये गुफ्तगू हम यहां पर खत्म करेंगे। असद रजा साहब, इस स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।